दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बन रहा है, जिसमें हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। यानी सब्जेक्टिव गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन के बारे में अच्छे से यहाँ पे बताएंगे। देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मतलब जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न आप कहते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाद में आएगी, अभी जो है इसी वीडियो में आएगी, लेकिन वो लास्ट में रहेगी। और अभी पहले हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे 4-5, और उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी कुछ अच्छे से गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चले और सभी क्वेश्चन को हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है मलयज मन का कूड़ा किसे कहते हैं। मलयज मन का कूड़ा किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपको एग्जाम में लिखना है पूरे सेंटेंस में। मलयज मन का कूड़ा डायरी को कहते हैं। मलयज मन का कूड़ा डायरी को कहते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकती है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे मन का कूड़ा किसे कहा जाता है, एक डायरी, एक लैपटॉप, एक कुछ भी दे देगा, स्पीकर, ऐसे ऑप्शन 4 करके दे देगा, तो आपको डायरी टिक करना रहेगा। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अच्छे से देखते हुए चलिए। सेकंड क्वेश्चन है मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं। मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं। उत्तर में आपको लिखना है मलयज रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता को अधूरा मानते हैं। किसके कर्म? रचनात्मक कर्म। अब अगला देखिए, मतलब लिखने का जो कर्म होता है वो, उसके बिना जो है मानवीयता को अधूरा मानते हैं। कौन? मलयज जी। अब अगला देखिए क्या है, तीसरा, और इसमें क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। आंसर हो जाएगा, उत्तर में आपको लिखना है मलयज की। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की कृति है। दोस्तों एजुकेशन बाबा ऐप पर बहुत सारा फ्री पोस्ट अपलोड है। एजुकेशन बाबा ऐप में आप पोस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे सभी कुछ जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से हर एक क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर रीड कर सकते हैं फ्री में। तो आज ही एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, और इसमें बोला जा रहा है त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। उत्तर में आपको लिखना है त्रिच कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक शैली में त्रिच कहानी लिखी गई है। 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें बोला जा रहा है बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में, उत्तर में आपको लिखना है बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। और स्वतंत्र वातावरण में क्यों रहना आवश्यक है वो भी हम लोग आगे जानेंगे आगे के क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पद्मावत के कवि का क्या नाम है। पद्मावत के कवि का क्या नाम है। उत्तर में आपको लिखना है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के कवि कौन हो जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी। उत्तर यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है फूल मरे पे मरे नवासु का क्या तात्पर्य है। फूल मरे पे मरे नवासु, मतलब इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है, मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। वो जो कर्म करके जाता है, जो अच्छा कर्म है, जो बुरा कर्म है, लोग वो याद रखते हैं। तो इसलिए कर्म करो हमेशा बोला जाता है। फूल मरे पे मरे नवासु का क्या तात्पर्य है, मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका कर्म रहता है। जिस तरह फूल मुरझा जाता है लेकिन फिर भी उसमें सुगंध तो रहता ही है, कुछ ना कुछ सुगंध तो रहता ही है, बस वही चीज़ हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। उत्तर में आपको लिखना है सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। अब अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। उत्तर में आपको लिखना है सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, और इसमें है डायरी क्या है। अब देखिए ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है आ जाता है, मतलब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, और अभी तक हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखे थे। अब आइए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं क्या है। डायरी क्या है। डायरी किसी, उत्तर में आपको लिखना है डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है। डायरी किसी साहित्यकार
या व्यक्ति के द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है। मतलब वो दिन भर में जो भी कुछ चीज़ किया वो रात को लिखेगा, ऐसा एक ब्यौरा है। कोई साहित्यकार लिखता है या फिर कोई व्यक्ति भी लिखता है, हर एक कोई व्यक्ति पे डिपेंड करता है। हर कोई लिखना चाहता है, कोई लिखना नहीं चाहता है, ऐसा भी होता है, जिसे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहां हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, तो वहीं उनके निजी जीवन की कठिनाइयां का भी पता चलता है। डायरी में जो कवि भी जो लिखे थे उनके जीवन में क्या कठिनाई था, वो सब भी इस डायरी से पता चलता है। तो डायरी जो होता है ना, एक दैनिक अनुभवों का ब्यौरा होता है। मतलब दिन भर में जो चीज़ हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है। अब 11वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। आइए उत्तर को देखते हैं, और आप सेम इट इसको उत्तर को लिख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से बनाया हुआ है आसान भाषा में। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अपने एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो लिख सकते हैं। क्या है, डायरी जीवन का दर्पण है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्द का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक के भाव ही ना मिल पाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या बतलाया जा रहा है, डायरी जो होता है एक जीवन का दर्पण होता है। लोग जो है अगर डेली कुछ करे, एक दिन में जो भी दैनिक काम करे उसको अच्छे से लिखे, अपने रात को डायरी लिखे, तो वो क्या हो जाता है, एक जीवन का दर्पण हो जाता है। आप कभी बूढ़े हो जाओगे तो अगर पुराना डायरी देखोगे काफ़ी अच्छा लगेगा, एक आईना सा लगेगा। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है। उसको कागज़ पर जो भी मन में चल रहा होता है, जिस तरीके का बात, वो कागज़ पे उतारने की कोशिश करता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। वह जो है जो भी लिखता है ना, वो खुद को समझने के लिए लिखता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए लिख रहा हो। डायरी हमेशा खुद के लिए लिखा जाता है, दूसरों लोगों के लिए नहीं। मतलब ये हमेशा सोच के लिखा जाता है डायरी कि बाद में जब हम कभी पढ़ेंगे तो अपना जीवन के बारे में सही तरीके से देख सके, आईना की तरह उसको इस्तेमाल कर सके। जब हम बूढ़े भी हो जाए तो अपने जवान में जो चीज़ हम कर चुके हैं, जो चीज़ हम मेरे साथ घटना हुई है, वो सारा चीज़ हम देख सके। तो क्या होता है, ये जो डायरी होता है एक दर्पण की तरह उस समय महसूस पड़ती है, उस समय लगती है, और ये हमेशा खुद के लिए लिखा जाता है। शब्दार्थ, अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे है, डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। मतलब जो लिखना चाहते हैं ना लोग, वो शब्द एग्जैक्ट नहीं मिलता है, उसको घुमा फिरा के अंत में लिखना पड़ता है। यदि शब्द का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक भाव ही ना मिल पाते हैं। अगर कुछ शब्द है तो उस शब्द से जो भाव है ना हमारा, वो नहीं मिल पाता है। तो ये एक काफ़ी कठिनाई होती है डायरी को लिखा जाने में। और आगे क्या है, शब्दार्थ और भावार्थ के आंशिक मेल के कारण, जो शब्दार्थ है और जो भावार्थ है उसके आंशिक मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। आप कुछ और लिख रहे हैं, मतलब कुछ लिखे हैं ऐसा जो बाद में आप पढ़ते हैं तो आपको वो सही घटना याद नहीं है, आप कुछ और ही उसको समझ लेते हो। तो ये कुछ मुश्किल है डायरी लिखा जाने में, जो मुश्किल आती है वो यही सब है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, और ये है, तिरछ क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। उत्तर में आपको कैसे लिखना है आइए जानते हैं। तिरछ एक बेहद जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा जीव है जो अगर काट ले तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। यह जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और पेशाब में लेट जाता है। अगर तिरछ ऐसा कर दे तो आदमी बच नहीं सकता। वहीं तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। कहानी में तिरछ मृत्यु का प्रतीक है, जिसे भीषण यथार्थ के शिकार बाबूजी बनते हैं। बेटे के सपने में तिरछ बनकर प्रकट होते हैं, दोष बनकर प्रकट होते हैं। अब अगला देखिए यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। आपको उत्तर में कैसे लिखना है, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसके कार्य क्या है, ये क्यों लोग शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, स्पष्ट करना है आपको। तो ये आप मन से बना के लिख सकते हैं। शिक्षा के बारे में डिटेल में ये क्यों ज़रूरी है, कैसे और आगे विकास होगा, सब कुछ आप लिख सकते हैं। उत्तर में देखिए कैसे लिखना है। शिक्षा से आशय जीवन के सत्य से परिचित होना, संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य, सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर है, जीवन गुड है, जीवन मन की
प्रच्छन्न है। वस्तुएं, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, सफलताएं और चिंताएं हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। जीवन बहुत कुछ है। जब जीवन है तभी तो आगे कुछ है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। तो यही सब जो है, हम सदैव जीवन में व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों को निराकरण करती है। भय के कारण मेधा शक्ति संकुचित कुंठित हो जाती है, मतलब दब जाती है। शिक्षा जो है इसे ऊपर लाता है, दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करती है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। सामाजिक समस्याओं को दूर करे शिक्षा का यही कार्य है कि सामाजिक जो भी समस्या है उसको दूर करे, लोग सही ढंग से रहन सहन करे, उसके बाद खाना पीना अच्छे तरीके से खाए। मतलब इस सब के लिए आगे विकास हो, संसाधन की कमी ना हो, इस सब के लिए शिक्षा जरूरी है। एक व्यवहार को लोगों को जानना होगा। 14वां क्वेश्चन में आप देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? जहां भय है वहां लोग पढ़ नहीं सकते, बुद्धिमान नहीं हो सकते, उसको बुद्धि नहीं आ सकता। ऐसा क्यों बोला गया है? हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसमें किसी का अधिकार ना हो। जिसमें से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन में भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से और इन सब बातों से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी या पति क्या कहेगा। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से भयभीत हैं और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। जहाँ भी भय रहेगा वहाँ पे बुद्धि नहीं होगा, वहाँ पे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डर हमेशा जो है लोगों को छोटा बनाता है, कमज़ोर बनाता है। निसंदेह यह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है। मेधा शक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सके। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कैसे मेधावी, आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। वह महत्वाकांक्षी फिर चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती है जो सुस्पष्ट हो, सरल हो और सीधा हो, दूसरे शब्दों में मेधावी हो। तो ये जो है ना नहीं कर सकता है सपोर्ट। कौन? जो है अभी हम लोग जिसके बारे में देखे हैं भय के बारे में, तो ये भय जो है सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर मेधावी है तो उसे वो पीछा ही खींचेगा। तो ये यहाँ पे कारण हो सकती है। इसका यहाँ पे जवाब उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 15वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? यहाँ पे कवि से आसे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? उत्तर में आपको कैसे लिखना, आइए आपको बतलाते हैं। कवि अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। उसमें मनुष्य का वैसा ही प्रति छाया दिखती है जैसा वो वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों के जैसा मानता, के यहाँ पे होगा के जैसा मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है, मतलब कुछ भी बनावटी चीज़ नहीं है। सब जो है एक्चुअल में उनके अंदर है। जो चीज़ रहना चाहिए, जो चीज़ उनमें है वो है, कुछ भी बनावटी नहीं रखते हैं। उसके इस निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं कि ये जो है अच्छा जानते हैं, अच्छे जानकार हैं, तभी तो वो लोग जानते हैं, मतलब वो मुख की ओर देखते हैं, आशा लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था वो सब आपको बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, अगला पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आगे जो है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।